दिल्ली की वित्त मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक ऐसी रेखा खींच दी अपना बजट पेश करने के दौरान कि बाकी सभी की रेखाएं छोटी पड़ गईं। विकास की रेखा, जब से बजट पेश हुआ है दिल्ली की जनता और सत्ताधारी दल भी इसे विकास की रेखा बता रहे हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की वित्त मंत्री रेखा गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। रेखा जी, अभी तक का सबसे बड़ा बजट 1,00,000 करोड़, तो क्या सोचा इस भारी भरकम बजट को लाने से पहले? किस तरह की प्लानिंग आपकी रही? देखिए, दिल्ली जो देश की राजधानी है, इसकी अपनी बहुत बड़ी जरूरतें हैं और दुर्भाग्य ये रहा कि इससे पहले की सरकार ने उस सीरियस एटीट्यूड के साथ में दिल्ली के लिए काम नहीं किया, लापरवाहियां की, या उनकी शायद प्रायोरिटीज कुछ और होंगी। देश की राजधानी का इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेटेड हो, देश की राजधानी में स्वास्थ्य और शिक्षा की पूरी व्यवस्थाएं हो, ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक बेसिक नेसेसिटी है राज्य की राजधानी की, और उस पर काम होना ही चाहिए। और जब आपके पास इतना अच्छा असिस्टेंस हो केंद्र का, तो मुझे नहीं लगता कि पिछली सरकारों ने क्यों दिल्ली के साथ अन्याय किया। जो काम होने वाले थे मैंने उतना ही किया जो काम होने वाले थे, और वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बजट पेश किया आपने इतना भारी भरकम, आम आदमी पार्टी वो ये आरोप लगा रही है कि ये केवल हवा हवाई बजट तो नहीं है। कहाँ से आप इसके लिए इनकम के सोर्स कहाँ से जुटाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकम के नाम पर टैक्स का बोझ आम जनता पर पड़े या व्यापारियों की गर्दन आपके हाथ वहां तक पहुंच जाए? देखिए, जो समझदार लोग हैं और जो बजट को समझते हैं, मैंने ऐसा तो है नहीं कि कोई फिगर छिपाई है। 100% एक एक मद, एक एक फिगर जनता के सामने है। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहाँ से हम अपनी पूरे के पूरे 1,00,000 करोड़ बजट में से हमारा 67% इन हाउस है, जो कि हमारे अपने रिसोर्स हैं, चाहे वो एक्साइज हो, वेट हो, स्टैम्प ड्यूटी हो, जो हमारे रेवेन्यू के मद हैं, उसमें हमने केवल हमारा एक ही हमने जो किया इस पूरे प्रोसीजर में, लीकेज को बंद कर रहे हैं। जो लीकेज सिस्टम में थी, जो लोगों ने पाइप लगा लगा के अपने घरों तक राजस्व लेके जाने के रास्ते बनाए हुए थे, उसको बंद करने से ही यहाँ पे इतना प्रोविजन क्रिएट हो रहा है कि आपकी सरकार 1,00,000 करोड़ के बजट पे आके खड़ी हो जाती है। लीकेज की बात कर रही है, मतलब कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा किस किस के यहाँ लीकेज थी, किस किस ने पाइप लगाए थे। अगर सरकारें, वो कहते हैं ना कि ये बता कि सफर कैसे लूटा, तो जो रक्षक है वही भक्षक हो जाए, दिल्ली के साथ ऐसा हुआ। आज एक्साइज एक सबसे बड़ा हेड है रेवेन्यू का, और इसी में सेंध लगा के पिछली सरकार ने हजारों करोड़ का नुकसान सरकार का किया। आज टैक्स ही खत्म कर दिया आपने, शराब पे कोई टैक्स ही नहीं होगा, सरकार कुछ चार्ज नहीं करेगी। कहाँ गया पैसा? प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया, नेताओं के हाथ में चला गया। तो जब बेईमानी घर कर जाए सिस्टम में, तो फिर काम नहीं हो सकता। आज जो जो रिसोर्सेज जनता के काम आने वाले थे, जो राजस्व जनता के काम आने वाला था, वो राजस्व आप ले जाते हो अन्य राज्यों में, वहां पे आप फुल पेज की एड लगाते हो। अब यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री का तमिलनाडु के अखबार में क्या लेना देना? वहां पे फुल पेज का ऐड आ रहा है, गोवा के पेपर में फुल पेज का ऐड आ रहा है, पंजाब के पेपर में फुल पेज का ऐड आ रहा है। तो ऐसे ऐसे काम पिछली सरकारों ने किए कि पूरा का पूरा राजस्व को बाहर अपने प्राइवेट खर्चों पे लगा दिया। आप मानेंगे, जीएसटी कॉम्पनसेशन में केंद्र सरकार ने 5 साल तक 5,000 करोड़ एवरी ईयर दिया। एक बहुत बड़ा अमाउंट था ये, परंतु सरकार ने क्या किया?
कौन से भले काम पे खर्च किया, कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया। आप पिछली सरकारों का आप उठा के देखिए कि कब कैपिटल पे, कब इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कब आपने नए अस्पताल, अब जो नए अस्पतालों का आप लेकर के आए 24 अस्पताल, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए और वो आज भी जीरो है। आज फिर हमें सोचना पड़ रहा है कि भैया इसको कैसे तो दोबारा पूरा करें, फिर उसमें हजारों करोड़ लगाने की स्थिति आ गई है। और वो उतना होने के बाद भी वो वर्किंग कंडीशन में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये आपकी जब नियत और नीति दोनों गलत हो और आप खुद ही सरकार को लूटने में लगे हो तो फिर इसे लीकेज बोलते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि होर्डिंग्स कहीं बार बार लगाए, तो क्या जब सामने सब कुछ है तो कार्रवाई होगी? देखिए जो सीएजी की रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, जब ये जाएंगी, जब इनके ऊपर एक्शन होगा, अभी तो रिपोर्ट्स आ रही है, रिपोर्ट्स के बाद में जब ये आगे इन पे कार्रवाई के लिए चीजें जाएंगी तो सब चीजें होंगी। आज भी जो जेल भुगत रहे हैं तो उन्हीं सब इश्यूज पे तो भुगत रहे हैं। तो इन सब का एक एक जनता के पैसे का उन्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा, जनता के सामने जवाबदेही है, कानून के सामने जवाबदेही है, हर एक को भुगतना पड़ेगा। एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी आपके चुनावों के दौरान महिलाओं को लेकर, उनकी समृद्धि को लेकर 2500 रुपए देने की बात थी। आपने बजट में वो एलोकेट भी किया, बड़ा फंड किया है, लेकिन सवाल ये है कि वो मिलेगा कब? आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है कि आपने वादा किया, पैसे की बात देने की तो कह रहे हो, मना तो नहीं कर रहे, लेकिन मिलेगा कब? एक कहावत है, छाछ तो बोले बोले छलनी भी बोले, समझते हैं इसका मतलब? यानी कि वो हमसे कोई सवाल पूछे जिसने खुद अपने वायदों पे टिके हो या जनता के लिए काम किया हो। उन्होंने लोकसभा के समय 1000 रुपए देने का दिल्ली में वायदा किया, वो आज तक नहीं मिले। अब तो सरकार भी निपट गई। पंजाब में 3 साल से उन्होंने कह रखा है हम पैसे देंगे, एक महिला को बता दो उन्होंने दिया हो। वो 12 साल पहले जब उन्होंने वाईफाई बोलना शुरू किया था सरकार में कि हम फ्री वाईफाई देंगे, दिल्ली वालों को आज तक बता दो कौन सा वाईफाई मिला। जब 2018 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स बांटे गए थे कि आप सबको मकान मिलेंगे, गरीबों को मकान मिलेंगे, किस एक आदमी को इन्होंने मकान दिया? तो ये लोग आज 1 महीने में सरकार से प्रश्न करने वाले हो गए, जबकि सरकारी खजाने खाली छोड़ के गए हैं। कोई व्यक्ति घर से देने वाला है, देगा तो तंत्र में से ना। तो इस तंत्र को खड़ा करने के लिए, इस सिस्टम को खड़ा करने के लिए समय सरकार को चाहिए होता है। इनके कहने से चीजें नहीं होती है। इनका तो घर की दुकान थी, जब मर्जी ले आओ और जब मर्जी दे दो, और दिया तो कभी इन्होंने है ही लिया है। तो हमारी सरकार 100% इस चीज पे एडमेंट है। हमने बजट भी क्रिएट किया है कि हम बहनों को जो सुविधाएं देनी है उसे देंगे, परंतु समय से चीजें बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम क्रिएट करके, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का, ये एक बार की वन टाइम योजना नहीं है, आपको हर महीने देना है, लगातार देना है। कब से मिलना कोई उम्मीद, मतलब तो जब ये सिस्टम तैयार हो जाएगा, जब आप फुल प्रूफ सिस्टम में कितने लोगों को कैसे दिया जाएगा, कौन सी कैटेगरी होगी, तभी तो आप दे पाएंगे। अंदाजा कोई समय? देखिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसा कुछ? मैं इसको इस भाषा में नहीं कह सकती, परंतु यथासंभव जल्दी इसकी पूरा एक सिस्टम क्रिएट करके कि जो कैटेगरी है, क्योंकि एक बार हमने देना शुरू जब किया तो हम उसे रोकेंगे नहीं, हम उसको लगातार देंगे। तो हम किसी भी गलती, किसी भी कमी के साथ में योजना को नहीं करना चाहते। हम पूरा फुल प्रूफ सिस्टम की, दिल्ली की बहनों के साथ न्याय होना चाहिए। अभी आज जो सिस्टम जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। 100% पारदर्शिता के साथ करेंगे और समय से कर देंगे। एक और जो पिछली अगर सरकार की मैं बात करूं, केजरीवाल सरकार की, तो स्कूलों को लेकर बड़ा उन्होंने प्रचार किया, विश्व स्तरीय स्कूल, फॉरेन डेलीगेशन भी देखने आए उनके स्कूलों को। तो क्या आपका जो सीएम श्री स्कूल है, जो आप बजट में भी आप लेकर आए, तो क्या उससे अलग होगा? कोई स्वरूप उसका सोचा है, किस तरह से उसका क्रियान्वयन होगा? पब्लिसिटी स्टंट्स ज्यादा थे उसमें और योजना में काम कम था। किसी एक स्कूल के एक कमरे में आपने स्मार्ट बोर्ड लगाने से पूरा स्कूल स्मार्ट स्कूल नहीं हो जाता, स्मार्ट क्लासेस नहीं हो जाती। उन्होंने लगभग ऐसा ही किया। उन्होंने स्कूलों की बिल्डिंग पे, स्कूलों की दीवारों पे, क्लासेस पे, बेंचेस पे, इस पे खर्चा नहीं किया। और इस आज जितने बच्चे, लगभग 17 लाख बच्चे यदि हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हमें हर स्कूल पे काम करने की जरूरत है। आप एक बच्चे पे तो 60,000 रुपए खर्च कर रहे हैं प्रति माह, और दूसरे बच्चे पे 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसको आपने स्पेशल स्कूल बोला। अब उस बच्चे का क्या कसूर है जो कि आपके 60,000 वाले जहां आप खर्च कर रहे हैं उसमें पढ़ रहा है? आप जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर होता है उसको आप फेल करके बाहर कर देते हैं। 1.5 लाख के करीब बच्चा आपका पिछले साल फेल होकर के 9वीं और 11वीं के बच्चों को आपने बाहर किया।
आपको सिस्टम ऐसा डेवलप करना होगा कि जो बच्चा थोड़ा कमजोर है उसको ज्यादा असिस्टेंस देनी पड़ेगी, ताकि वो भी इस भंवर से क्लियर हो जाए, वो भी अपना 12वीं पास करके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। जो कमजोर बच्चा है उसको आप सिस्टम में से बाहर कर दीजिए, और जो थोड़ा सा ठीक पढ़ रहा है उसका आप क्रेडिट लीजिए कि देखिए मेरे कारण से ये इंजीनियर बन गया, मेरे कारण से ये डॉक्टर बन गया। तो ये कहाँ का इंसाफ है? आपको हर बच्चे को एलिजिबल करना पड़ेगा, इतना सक्षम करना पड़ेगा कि आप पढ़ाई करके आइए। कहीं ना कहीं हमें अपनी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसी से जोड़ते हुए अपने एजुकेशन सिस्टम को चलाना पड़ेगा। हम अपना बोर्ड तैयार करके कि हमारा दिल्ली सरकार का ये बोर्ड है और इसी में बच्चों को पढ़ाएं, तो वो मुझे उचित नहीं लगता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ते हुए हमारे सारे स्कूल काम करें और केजी से पीजी तक की उनकी तैयारी हम कराएं, ताकि उसके बाद जब बच्चा तैयार होकर निकले तो वो एक एफिशिएंट नागरिक, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आगे जीवन में दिक्कत ना हो, उसे एडमिशन भी मिल पाए, उसे नौकरी भी मिल पाए, हमें तैयार करना है। और ये योजना हमारी कोई 10-20 स्कूलों की नहीं है, ये समय के साथ में हमें 100% स्कूलों को करना है। 100% एक ही सिस्टम में लेके आना पड़ेगा। एक स्कूल एक तरह से काम करेगा, दूसरा स्कूल दूसरे तरीके से, ऐसे नहीं चल पाएगी चीजें। हमें सिस्टम में चीजें लेके आनी पड़ेगी। और सीएम श्री हमारी केंद्र की पीएम श्री योजना से प्रेरित है, जिसमें अपने बच्चों को हर तरह का फैसिलिटी के साथ में उसका सारा क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस हो, वहाँ पे आपका कंप्यूटर लैब भी हो, वहाँ पे आपका लैंग्वेज लैब भी हो, हर तरीके से उसको तैयार करने की दिशा में। तो पहले साल हम उसमें 60 स्कूल खोल के उसके बाद में इसको बढ़ा के हम सभी स्कूलों को उसी दिशा में ले जाने का प्रयास है। एक ये और खबर आई थी आप लोगों के माध्यम से कि कार्रवाई ऐसे स्कूलों पर भी जो भ्रष्टाचार हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन हुआ उस सरकार में, तो उस पर भी बड़ी जल्दी फाइलें खोलकर, और फाइलें तो सारी खुलेंगी। ऐसी कौन सी फाइल है जो सामने आएगी और खुलेगी नहीं? जब काम होगा, जब ध्यान में आता है कि चीजें उन्होंने कहाँ कहाँ गड़बड़ करके, कितनी योजनाएं उनके समय में ऐसी थी कि योजना के मद में कम पैसे हैं और उसके ऊपर प्रचार पे ज्यादा है। तो ये तो सब जनता के सामने आना ही है। तो जो बीज बोया है वो फल तो खाना पड़ेगा। डीटीसी को लेकर सीएजी रिपोर्ट आ गई जी, तो उस पर कब तक कार्रवाई होगी? ये या सारी उसमें जो मार्शल वाली बात थी सेफ्टी को लेकर, महिलाओं के लिए मार्शल, क्या वो आप सरकार एक प्रोसीजर है कि जब सीएजी रिपोर्ट आती है उसके बाद पीएससी में प्रेजेंट होती है, और ये सारी रिपोर्ट्स जो हाउस में निकलने के बाद में सब पीएससी में जा रही है। उसके बाद आगे पीएससी का काम है, वो काम करेगी इसके ऊपर। लेकिन मार्शल लागू करने की बात थी, तो क्या आपकी सरकार महिलाओं के लिए उन बसों में मार्शल लागू करेगी? पहले तो बड़ा हंगामा हुआ था इस पूरी व्यवस्था को लेकर। मैं इसका जवाब ऐसे इस मंच पे देना मुझे उचित नहीं है। ये बहुत एक डिबेट का विषय है और मुझे लगता है इस पे सही समय पे सही निर्णय लिया जाएगा। ये भी तो एक अपने आप में सोचने की बात है कि क्या दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि चलती बस में मार्शल की आवश्यकता है हमें? क्या दिल्ली की बहन इतनी कमजोर है कि आप 50 लोगों की भीड़ में कोई आकर के उसको कुछ बोल दे? सोचें, बहुत विषय है, अभी बहुत चर्चा की बात है और सिस्टम ठीक किया जाएगा। जहां उनकी उपयोगिता होगी उनको वहां लगाया जाएगा। आपका एक देखा मैंने कि जो होनहार छात्र हैं उनको 1200 लैपटॉप देने की बात थी, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने अपनों को बांटे? एक लाइन है कि अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। देखो ना, आरोप लग सकते हैं? ना यहाँ कोई अंधा है और ना यहाँ रेवड़िया है, ठीक है? आप समझ लीजिए 10th के बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम दे के आएंगे, उसमें जो टॉप 1200 बच्चे होंगे उनको हम ये लैपटॉप देंगे। क्लियर है, क्राइटेरिया इज क्लियर। 10th का बच्चा 1200 उसमें जितने टॉपर होंगे उनको दिया जाएगा। झुग्गी झोपड़ियों से इस बार आपको काफी वोट मिला। केजरीवाल का वो मतलब कैडर एक तरह से माना जाता था कि वहां से अगर जीत होगी तो केजरीवाल की होगी, पिछले चुनाव में भी ये देखा। लेकिन इस बार आप लोगों ने वहां पर सेंध लगाई, तो क्या ये माना जाए कि अब आपकी सरकार के रेखा सरकार में वो झुग्गी जो झोपड़ी वाले हैं उनको अपना घर मिल जाएगा आने वाले 5 सालों के अंदर? 1-2 साल में तो होता नहीं है। खैर, दुर्भाग्य दिल्ली का ये है कि आज तक की यहाँ की कांग्रेस की सरकार, यहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार, उन सब ने हमेशा झुग्गी वालों को मिसगाइड किया, डराया धमकाया कि बीजेपी आ जाएगी, आपकी झुग्गी हटा देगी। कभी किसी ने झुग्गी के वेलफेयर के लिए काम ही नहीं किया। आज किसी भी कैंप को आप उठा के देखिए, उसका नाम संजय गांधी कैंप, इंदिरा कैंप, राजीव कैंप, ऐसे उन्हीं के नामों पे रखे हुए कैंप है जिनके द्वारा बसाई हुई झुग्गियां मानी जाती हैं। उन्होंने कभी उनका भला नहीं किया कि उनको मकान मिल जाए। नहीं तो ऐसा कैसे है कि 54,000 मकान बनने थे और वो आज तक नहीं लोगों को मिले, जबकि उनमें से कितनों के तो पैसे भी जमा है सरकार के पास, फिर भी उन्हें फ्लैट नहीं दिया गया, क्योंकि वो सिर्फ करते थे वोट की राजनीति।
कि इन झुग्गी वालों से केवल वोट लेना है, इनको ऐसे ही रखो, यहीं जमा रखो, इनको डराए रखो। पर अब दिल्ली का नया अध्याय लिखा जा रहा है। दिल्ली का झुग्गी वासी भी दिल्ली की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, उसे भी धीरे धीरे करके वो सुविधाएं दी जाए जिसका वो अधिकारी है। ये हमारा अंत्योदय का सिद्धांत जो दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ है, इस पे हम काम करने वाले हैं। उनको शौचालय मिले, उनको स्नान घर मिले, उनके बच्चों को शिशु वाटिका मिले, उनके बच्चों की केयर टेकिंग के लिए पालना हो, उनके लिए आंगनवाड़ी हो, ये सारे काम दिल्ली सरकार की प्रायोरिटी में है। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार आज इन झुग्गियों को उनके अधिकार देना शुरू करेगी और धीरे धीरे जैसे जैसे इनके फ्लैट्स का वो होता जाएगा, हम इनके पहले जो दिल्ली सरकार के फ्लैट बने हुए, हम उसमें से उनके फ्लैट आज वो मिट्टी हो चुके हैं, करोड़ों रुपए के फ्लैट, आज उसमें फिर से करोड़ों रुपए लगाने की आवश्यकता है। हम उन्हें ठीक कराएंगे फेज वाइज और उन झुग्गीवासी जिनके पैसे सरकार में जमा है पहले उनको देंगे, फिर बाकियों को देंगे। तो जो जो चीजें हम उनके लिए बेस्ट कर सकते हैं वो हम उनके लिए करेंगे। लेकिन इन झुग्गी झोपड़ियों में बड़ी संख्या रोहिंग्याओं की है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। ऐसा तो नहीं ये सारी सुविधाएं आप दिल्ली वाले के नाम पर वो लूट ले जाएं? आपको ने जो वो पहले बोला ना अंधा अंधा, वो उसी तरह का कवर आप लोगों ने अपनी आंखों पे। अंधी नहीं है दिल्ली सरकार। मैंने स्वयं ये घोषणा हाउस में की कि दिल्ली वासियों को ही दिल्ली की योजनाओं के अधिकार मिलेंगे, कोई भी हो, चाहे वो पेंशन है, चाहे राशन है, चाहे बसेस में जाने का है, बिजली है, पानी है, महिला समृद्धि है, हर योजना जो दिल्ली वासी है केवल उसके लिए दिल्ली सरकार ये योजनाएं देंगी। किसी भी प्रकार का कोई आउटसाइडर इन योजनाओं का लाभ ना ले पाएगा, ना इतनी बेवकूफ सरकार रहेगी कि हम इस तरीके से वहां पे बांट दें। इसको लेकर कोई आपने प्लानिंग की है इनको बाहर अब करने की? 27 सालों का दर्द, 27 सालों का गंध और 27 सालों की तकलीफ 27 दिन में ही दूर हो जाएगी क्या? समय देना पड़ेगा सरकार को, काम सब होंगे। वही यही पूछ रहा हूँ कि तो क्या उसके लिए दीजिए ना कोई एक्शन समय। प्लान? अब 27 दिन में ही आप पूरा खाका मांग रहे तो भी गलत बोलने से चलेगा क्या? गलत नहीं बोल सकती मैं, जब काम हो जाएगा तब बताऊंगी। अच्छा, एक बड़ा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है यमुना की सफाई। प्रधानमंत्री ने भी बोला जिस दिन आप लोगों की जीत हुई, शुरुआत थी मां यमुना के उससे की, उसको लेकर आपने बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया और भी कई सारे मदों से है। तो कब तक, क्योंकि सवाल तो वही है, तो उसको लेकर क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा? क्योंकि क्रूज भी कब तक मत पूछिए। देखो कब तक की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये कोई एग्जाम की डेट नहीं है। कब तक पूछेंगे तो मैं कहूंगी 5 साल में हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। परंतु ये भी अच्छी लाइन है कि 5 साल तक हो जाएगा, होना चाहिए। जब तक हम सही नियत से सही दिशा में मूव करते रहेंगे। आज जब हमने इस पूरे सिस्टम को एनालाइज किया कि भाई यमुना गंदी है, क्या कारण है? कारण ये है कि जी नाले गिरते हैं यमुना में, नाले गिरते हैं तो उसका सीपेज सिस्टम, उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, उसकी सफाई हो, उसमें एसटीपी लगाए जाएं उसमें। तो ये सारी सिस्टम जब समझ में आती है चीजें, उस पर करने वाले काम तो हुए नहीं। आज पिछली सरकारों ने क्या, शीला दीक्षित से लेकर के और केजरीवाल और आतिशी तक, इनको नहीं दिखता था कि ये नाले यमुना में गिर रहे हैं, इनकी सफाई होनी चाहिए? क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। आज हमें वहां पे 9,000 करोड़ रुपए हमने अपने इस विभाग में रखे कि जो एसटीपीज वर्तमान में हैं उनको ठीक किया जाए, उसकी वर्किंग सही की जाए, नए डिसेंट्रलाइज एसटीपीज जो हैं वो क्रिएट किए जाएं ताकि देन एंड देयर जहां पे नाला उस वहीं साफ करके उसका साफ पानी ही यमुना में जाए। तो ये सारी चीजें, जो नए तरह के इक्विपमेंट खरीदने हैं, जो नई तरह की तैयारी करनी है, तो आज हमारी मंशा ठीक है। टाइम बाउंड तरीके से हम हर काम को कर रहे हैं, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, काम को सही दिशा में लेके जा रहे हैं। तो जैसे जैसे काम सही दिशा में जाएगा वो काम अपने आप धरातल पे लोगों को नजर आने लग जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी विश काम करने की और हमारा तरीका, जो हमें एक्सपर्ट की राय के साथ में जो है कि यमुना को साफ करने का ये तरीका बनता है, इसको करना है, तो उस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ को लेकर भी काफ़ी कुछ चीज़ें आई, सीएजी रिपोर्ट भी सामने आई, तो उसमें काफ़ी सारी है कि प्राइवेट पार्टीज को बड़ा फायदा देने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे नियम बनाए थे, तो उनको भी पकड़ने का, उन पर रोक लगाने का। बिल्कुल 100% पूरे सिस्टम में, मैंने कहा ना, जहां जहां सिस्टम में लीकेजेस है उस पूरी लीकेजेस को बंद करना हमारा काम है। वो लीकेज पानी की हो, वो लीकेज भ्रष्टाचार की है जिसमें से लोग जा रहे हैं, वो लीकेज आपके प्रशासन में है कि हाँ कि आपको जरूरत 4 लोगों की, आपने 10 लगाए हुए हैं। कितने सारे विभागों में जो जानकारी पिछले 1 महीने की इकट्ठी हुई है कि
आपने कर्मचारी अधिकारी लगाए हुए हैं, दे आर डूइंग नथिंग, पर आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं, आप उनको सारे प्रिक्विजिट दे रहे हैं, काम क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे हैं। तो क्या इस सरकार की आंखें बंद थी, उनको दिख नहीं रहा कि आप कर क्या रहे हैं? तो सरकार के तंत्र में हर चीज का उपयोग हो, ये इंपॉर्टेंट है। और जहां तक स्वास्थ्य की आपने लाइन बोली, आज जितने अस्पताल दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनकी दयनीय स्थिति है। मैं हर अस्पताल का मैंने चेकिंग करा, कोविड के टाइम का सामान, उस समय के वेंटिलेटर्स, उस समय की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, उस समय की पीपी किट, उस समय के ऑक्सीजन मास्क, आज भी अस्पतालों के स्टोर में बंद पड़े हैं। करोड़ों रुपए का सामान खराब हो गया, खत्म हो गया, मिट्टी हो गया। क्या किया सरकार ने? यूज नहीं किया, ना किसी के काम आया और ना वो आज इस्तेमाल होने की स्थिति में है, उल्टा आपकी जगह घेर के ओर पड़ा है। तो ये जितनी चीजें हैं, मतलब कितना नुकसान हुआ होगा। आपने कोविड के समय में 7 अस्पताल ऐसे शुरू करे कि जी वो हम कोविड बेडिंग के लिए करेंगे, आज उसका खर्चा 1000 करोड़ आपने उस पर खर्च कर दिया। क्या बिल्डिंग है वो? एक पोटा कैबिन है, लोहे के अपना स्ट्रक्चर तैयार करा फ्लोर वाइज, और उसमें सोचा कि उस समय के हिसाब से योजना बनी होगी कि कोई भी मरीज आएगा बीमार, उसका बेड लग जाएगा। आज हमने उसको विजिट किया, वो बंद पड़े हैं। वो सारे अस्पताल पिछले 3 साल से बंद पड़े हैं, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। जब मैंने फाइल मंगा के देखी भी, ये 22 अस्पताल 24 अस्पताल मिड में पड़े हैं, क्या है इसके, दिखाइए फाइल। तो 7 बिल्डिंग ऐसी हैं जो आज की डेट में भी कितना भी उस पर पैसा लगा लीजिए, वो आपकी अस्पताल नहीं बन सकती, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया हुआ है वो है ही नहीं उस लायक। वहां पर आपका नर्सिंग स्टेशन नहीं है, वहां आपके डॉक्टर का फैसिलिटी नहीं है, वहां टॉयलेट ब्लॉक नहीं है, वहां पे ऑपरेशन थिएटर का कोई जगह नहीं बनाया, कुछ भी नहीं है वहां। यानी कि आज ऐसी स्थिति है कि सरकार को उसको हटाने के नाम के पैसे देने पड़ सकते हैं। और उन प्रोजेक्ट में उन्होंने ठेकेदारों को 100-100 करोड़ रुपए की पेनल्टी जमा कराई हुई है। मतलब इतनी पढ़ी लिखी सरकार की जब स्वास्थ्य मंत्री दौरे पे जाते थे, 5 मंजिला अस्पताल देख के कहते थे इसको 2 मंजिल और बना दीजिए। ऐसा होता है कहीं? चलती बिल्डिंग को आप बनते हुए में ये आदेश करो कि इसके ऊपर 2 अस्पतालों में उन्होंने आदेश किए कि जी 2 मंजिल और बना दीजिए। उस चक्कर में वो काम भी रुक गया कि अब 2 मंजिल बनानी है तो नींव भी मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रक्चर भी मजबूत होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। पढ़ी लिखी सरकार ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट अधर में छोड़ के वो हमारे लिए होमवर्क दिया हुआ है कि हमें इन सबको कैसे समेटना है और इसके लिए क्या करना है। और जो चलते हुए अस्पताल है उनकी स्थिति तो आपको पता ही है, 4-4 अस्पतालों पे एक एमएस। इतने बड़े अस्पताल हैं, एक व्यक्ति एक अस्पताल संभाल ले कम है क्या? आप 4-4 अस्पतालों पे एक व्यक्ति बिठाए हुए, क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम में वो चलते रहे और आपके साथ उनकी साठगांठ रहे। आप सेंट्रल प्रोक्योरमेंट से जो दवाइयां लेनी चाहिए, कमीशन का खेल है, आप ये करें साठगांठ हो गई कुछ क्या चक्कर है? आप ये देखिए, जितनी दवाइयां खरीदारी करनी होती है अस्पतालों को, एक होता है सेंट्रल प्रोक्योरमेंट सिस्टम, आपको वहां से करनी चाहिए और वहां से एक सेंट्रलाइज मंगाइए और अस्पतालों में जाए। हर अस्पताल का अपना सिस्टम चल रहा है, कोई भी दवाई कितने भी उस क्वांटिटी में वो खरीद रहा है, कोई रिकॉर्ड सिस्टम नहीं है, मरीज कितने आ रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है। आज हर बड़े अस्पताल का अपना सिस्टम होता है और खासकर सरकारी का, जिसका खर्चा सरकार वहन कर रही है। दिन में कितने मरीज आए, क्या इलाज हुआ, क्या ट्रीटमेंट दिया, कितनी दवाई दी, कोई हिसाब किताब दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल का नहीं है। दिस इज कॉल्ड लीकेज, जिसे बंद करना पड़ेगा। अब हम कंप्यूटराइज सिस्टम, हर अस्पताल के हर मरीज का रिकॉर्ड वहां होगा, कहाँ गया, क्या इलाज किया, क्या दवाई ली और उसके बाद में उसका खर्चा उसके अगेंस्ट कितना हुआ, हर चीज को हम वेट करेंगे। दिल्ली की हेल्थ की बात तो हो ही रही है, लेकिन हेल्थ के पीछे एक बड़ा कारण पॉल्यूशन भी होता है। पॉल्यूशन को लेकर आपने बात की, राजनीतिक पॉल्यूशन तो आप बता ही रही हो किस तरह से लीकेज है इसमें। दिल्ली का पॉल्यूशन कहीं ऐसा ना हो कि आपने फंड तो रख दिया, पहले वो हमेशा बीजेपी सरकार, हरियाणा सरकार पर ठीकरा फोड़ देते थे, अब कहीं ऐसा तो नहीं दिल्ली पंजाब की लड़ाई सामने आए इस पूरे इश्यू को लेकर? देखिए, पॉल्यूशन कोई एक फैक्टर और एक चीज का नहीं है, और ना हमें वो आदत है जो वो करते थे कि उनको तो पीएम को कोसना है, उनको एलजी को कोसना है, उनको सरकारों को कोसना है, और वो भी सरकार वो, यानी कि पराली तब तक, जब तक कि वो सरकार कांग्रेस के पास थी, तब तक तो पराली थी जो पंजाब से आ रही थी। जैसे ही वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो पराली का धुआं उधर से तो आना बंद हो गया, बाकी का फिर वो राजस्थान से आ रहा है या वो हरियाणा से आ रहा है, पंजाब से नहीं आ रहा है बिल्कुल। पंजाब में तो उन्होंने पूरा का पूरा वहां से पर्दा लगा दिया। अब ऐसा तो नहीं कि दिल्ली से पंजाब जाए वापस, तो कुछ भी कह सकते हैं उनका, तो जब यमुना जी में जहर मिलवा सकते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर मैं नहीं जाना चाहती। परंतु यदि सच में दिल्ली के
पोल्यूशन लेवल पे काम करना है तो बहुत सारे अलग अलग हेड्स में हमें काम करना पड़ेगा। वो एक हेड का काम नहीं है, एक फोकस एरिया इसमें हमारे बहुत सारे हैं। हमें वहाँ पे डस्ट जो है ब्राउन एरिया जो दिल्ली का है उसको भी कैटर करना पड़ेगा, हमें व्हीकल्स का जो धुआं होता है उसको भी कैटर करना पड़ेगा, हमें जो आसपास के राज्यों से, और राज्यों से केवल पराली क्यों, राज्यों से जो ट्रांसपोर्ट आता है, जो ट्रक आता है, जो बस आती है, जो प्राइवेट व्हीकल आता है, उसका भी तो चेकिंग करना पड़ेगा। कि आज आप दिल्ली वालों पे तो तलवार कसे हुए हैं कि भैया सीएनजी तुम्हारा होना चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लाओ, बाहर से जो आ रहा है वो क्या करेगा? तो काम तो बहुत कुछ है करने के लिए। आज आप साल के 2 महीने स्प्रिंकलर चला करके सर्दियों के समय अगर पॉल्यूशन कम करना चाहोगे तो कैसे होगा भाई? साल के बाकी के 12 महीने चलता है ना ये तो पॉल्यूशन। डस्ट तो 12 गर्मियों में, सर्दी से ज्यादा डस्ट उठती है। आपने कभी गर्मियों में किया? जब मैंने यहाँ आके सिस्टम को देखा कि भाई यहाँ तो 2 महीने आप स्प्रिंकलर, स्मोक गन्स, पानी का छिड़काव ये 2 महीने कर रहे हैं। हमने आने के बाद में आदेश दिया कि नहीं भाई 2 महीना बारिश का छोड़ दो, 10 महीना स्प्रिंकलर चलना चाहिए, 10 महीना स्मोक गन चलना चाहिए, क्योंकि धूल तो 12 महीने का खेल है। एयर पोल्यूशन कोई एक सीजन का मैटर नहीं है। एयर पोल्यूशन साल भर काम करने का नतीजा निकलेगा कि आपका पोल्यूशन लेवल कम होगा। आपको वृक्षारोपण करना है, आपको ब्राउन एरिया जो कि मिट्टी वाला एरिया, कच्चा एरिया, उसको कम करना है। कहाँ फुटपाथ टूटे हैं, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पे हर चीज का रिपेयर होना है, ये सब चीजें मल्टी डायमेंशनल है। इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं और हर फैक्टर को करने के लिए हर एक का सहयोग चाहिए। उसमें आपको केंद्र सरकार, कितनी एजेंसियां सड़कों की, खाली दिल्ली सरकार की सड़कें थोड़ी ना, दिल्ली सरकार की, एमसीडी की, डीडीए की, पीडब्ल्यूडी की और इसकी डीएसआईडीसी की है, एनडीएमसी की है, हर एक का तो काम है। तो पूरी दिल्ली में हर एजेंसी जब तक नहीं लगेगी तब तक आप कैसे करेंगे? और हर एजेंसी से आप लड़ते रहिए तो फिर कौन काम करेगा? तो दिल्ली सरकार का एक मोटिव है जो अब वर्तमान की है, हमें सबको साथ लेके सबसे काम लेना है और दिल्ली विकसित दिल्ली ही हमारा ध्येय है जिसपे सबको लगाना है। सबकी बात आ रही है तो शीश महल सबके लिए कब खुलेगा? बड़ा मुद्दा रहा है। शीश महल बड़ा यक्ष प्रश्न है। शीश महल का तो उन्होंने ऐसा हाल कर दिया कि हम ही सोच रहे हैं कि क्या करें। तो देखते हैं क्या होता है उसका। शीश महल एक ऐसा सफेद बड़ा हाथी वो छोड़ गए हैं यहाँ पे, जिसको हम ना खिला सकते हैं और ना भगा सकते हैं। तो देखते हैं, कोई योजना बनाते हैं उसके लिए। केजरीवाल साहब ने कहा था दिल्ली को लंदन बनाने का, वो तो हुआ नहीं। तो आपका क्या, किस तरह से बनाएंगे? दिल्ली को दिल्ली बनाना है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, देश की राजधानी जो रहने लायक होनी चाहिए, जो यहाँ के निवासी हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। आज देश विदेश के हजारों लाखों लोग रोज दिल्ली आते हैं। दिल्ली इतनी सुंदर रहे, इतनी साफ सुथरी रहे कि लोगों को ये लगे कि ये देश की राजधानी सबसे सुंदर, व्यवस्थित, आधुनिक शहर है और देश की राजधानी बनने लायक है। मैं फिर से एक और सवाल पर आ रहा हूँ। आपके दिल्ली के सीएम बनने के बाद वह ब्रह्मपुरी में पोस्टर लग गए कि यहाँ मकान बिका हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो देखने में आया कि गैर कानूनी तरीके से मस्जिदें बन रही थी, तो उन हिंदू लोगों ने पोस्टर लगा दिए। क्या ये सब चीजें रुकेंगी? देखिए, मैं फिर से वही बात कहती हूँ कि आप 27 साल के कुव्यवस्थाओं को, कुप्रशासन को 27 दिन में चाहेंगे तो मैं ऐसे कमेंट नहीं कर सकती। व्यवस्थाएं समझनी होगी, व्यवस्थाएं ठीक करनी होगी और उन व्यवस्थाओं पे काम करना होगा। समय चाहिए सरकार को समय दीजिए, हर चीज ठीक होगी। एक अंतिम सवाल, हार के बाद केजरीवाल दिल्ली में तो दिखाई नहीं दे रहे, पंजाब चले गए, क्या पंजाब का सीएम या राज्यसभा का रास्ता वहां से ढूंढेंगे? केजरीवाल जी से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपके आने के बाद वो चले गए? नहीं तो उनसे आपको पूछिए। क्या लग रहा है उनकी राजनीति दिल्ली से बंद होगी? मेरा जो कंसंट्रेशन है दिल्ली है, दिल्ली की जनता है। मेरा कोई ध्यान मिस्टर केजरीवाल पे नहीं है। ये वो जाने, उनका काम जाने, वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। वोटर वो भी हैं। दिल्ली के वोटर होते तो दिल्ली के सीएम रहते हुए उनको प्रधानमंत्री बनना था पूरे देश का। वो कहाँ दिल्ली के अलावा उनके एजेंडा पे सब कुछ था। उन्होंने हर राज्य में भ्रमण करना था, हर राज्य के लिए। अब जैसे उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया तो पंजाब को भी करना है, तो शायद इसलिए गए होंगे। बाकी ये सब सवाल उन्हीं का है, उन्हीं से पूछिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से दिल्ली को दिल्ली बनाने की बात कही। वो दिल्ली को लंदन बनाना नहीं चाहती और वो साफ तौर पर दिल्ली किस तरह का होगा ये उन्होंने आज कहा।